आप सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी लोकमत का सम्मान। बेचू धोबी को अपने गांव और घर से उतना ही प्रेम था जितना प्रत्येक मनुष्य को होता है। उसे रूखी सूखी और आधे पेट खाकर भी अपना गांव समग्र संसार से प्यारा था। यदि उसे वृद्धा किसान स्त्रियों की गालियां खानी पड़ती थीं तो बहुओं से बेचू दादा कहकर पुकारे जाने का गौरव भी प्राप्त होता था। आनंद और शोक के प्रत्येक अवसर पर उसका बुलावा होता था। विशेषतः विवाहों में तो उसकी उपस्थिति वर और वधू से कम आवश्यक न थी। उसकी स्त्री घर में पूजी जाती थी। द्वार पर बेचू का स्वागत होता था। वो पेशवाज पहने, कमर में घंटियां बांधे, साजिंदों को साथ लिए, एक हाथ मृदंग और दूसरा अपने कान पर रखकर जब तत्काल रचित विरह और बोल कहने लगता तो आत्मसम्मान से उसकी आंखें उन्मत्त हो जाती थीं। हाँ, धेले पर कपड़े धोकर भी वो अपनी दशा से संतुष्ट रह सकता था, किंतु जमींदार के नौकरों की क्रूरता और अत्याचार कभी कभी इतने असहाय हो जाते थे कि उसका जी गांव छोड़कर भाग जाने को चाहने लगता था। गांव में कारिंदा साहब के अतिरिक्त 5-6 चपरासी थे। उनके सहवासियों की संख्या कम न थी। बेचू को इन सब सज्जनों के कपड़े मुफ्त धोने पड़ते थे। उसके पास स्त्री न थी। उनके कपड़ों पर इस्त्री करने के लिए उसे दूसरे दूसरे गांव के धोबियों की चिरौरी करनी पड़ती थी। अगर कभी बिना इस्त्री किए ही कपड़े ले जाता तो उसकी शामत आ जाती थी। मार पड़ती, घंटों चौपाल के सामने खड़ा रहना पड़ता। गालियों की वो बौछार पड़ती कि सुनने वाले कानों पर हाथ रख लेते। उधर से गुजरने वाली स्त्रियां लज्जा से सिर झुका लेतीं। जेठ का महीना था। आसपास के ताल तलैया सब सूख गए थे। बेचू को पहर रात रहते दूर के एक ताल पर जाना पड़ता था। यहाँ भी धोबियों की ओसरी बंधी हुई थी। बेचू की ओसरी 5वें दिन पड़ती थी। पहर रात रहे लादी लाद कर ले जाता, मगर जेठ की धूप में 9-10 बजे के बाद खड़ा ना हो सकता। आधी लादी भी न धुल पाती। बिन धुले कपड़े समेट कर घर चलाता। गांव के सरल जजमान उसकी विपत्ति कथा सुनकर शांत हो जाते थे। न कोई गालियां देता, न मारने दौड़ता। जेठ की धूप में उन्हें भी पुर चलाना और खेत गोड़ना पड़ता था। अपने पैरों में बेवाय फटी थी, उसकी पीर जानते थे, परंतु कारिंदा महाशय को प्रसन्न करना इतना सहज न था। उनके आदमी नित्य बेचू के सिर पर सवार रहते थे। वो बड़ी गंभीरता से कहते, तू एक एक अठवारे तक कपड़े नहीं लाता, क्या ये भी कोई जाड़े के दिन है? आजकल पसीने से दूसरे दिन कपड़े मैले हो जाते हैं, कपड़ों से बू आने लगती है, और तुझे कुछ भी परवाह नहीं रहती। बेचू हाथ पैर जोड़कर किसी तरह उन्हें मनाता रहता था। यहाँ तक कि एक बार उसे वादे करते 9 दिन हो गए और कपड़े तैयार ना हो सके। धुल तो गए थे पर इस्त्री ना हुई थी। अंत में विवश होकर बेचू 10वें दिन कपड़े लेकर चौपाल पहुंचा। मारे डर के पैर आगे ना उठते थे। कारिंदा साहब उसे देखते ही क्रोध से लाल हो गए। बोले, क्यों बे पाजी, तुझे गांव में रहना है कि नहीं? बेचू ने कपड़ों की गठरी तख्त पर रख दी और बोला, क्या करूं सरकार, कहीं पानी है नहीं और न अपने पास स्त्री ही है। कारिंदा, पानी तेरे पास नहीं है और सारी दुनिया में है। अब तेरा इलाज इसके सिवा और कुछ नहीं है कि गांव से निकाल दूं। शैतान दाई से पेट छिपाने चला है। कपड़े दूसरों को बारात करने के लिए दे देता है, उस पर बहाने बताता है, पानी नहीं, स्त्री नहीं। बेचू, मालिक, गांव आपका है, चाहे रहने दें चाहे निकाल दें, लेकिन ये कलंक ना लगाएं। इतनी उम्र आप ही लोगों की खिदमत करते हो गई, पर चाहे कितनी ही भूल चूक हुई हो, कभी नीयत बद नहीं हुई। अगर गांव में कोई कह दे कि मैंने कभी ग्राहकों के साथ ऐसी चाल चली है तो उसकी टांग की राह निकल जाऊं। ये दस्तूर शहर के धोबियों का है। निरंकुशता का तर्क से विरोध है।
कारिंदा साहब ने कुछ और अपशब्द कहे। बेचू ने भी न्याय और दया की दुहाई दी। फल ये हुआ कि उसे 8 दिन हल्दी और गुड़ पीना पड़ा। 9वें दिन उसने सब ग्राहकों के कपड़े जैसे तैसे करके धो दिए, अपना बोरिया बिस्तर संभाला और बिना किसी से कुछ कहे सुने रात को पटने की राह ली। अपने पुराने ग्राहकों से विदा होने के लिए जितने धैर्य की जरूरत थी उससे वह वंचित था। बेचू शहर में आया तो उसे ऐसा जान पड़ा कि मेरे लिए पहले से ही जगह खाली थी। उसे केवल एक कोठरी किराए पर लेनी पड़ी और काम चल निकला। पहले तो वो किराया सुनकर चकराया। देहात में तो उसे महीने भर में इतनी धुलाई भी न मिलती थी, पर जब धुलाई की दर मालूम हुई तो किराए की अखर मिट गई। एक ही महीने में ग्राहकों की संख्या उसकी गणना शक्ति से अधिक हो गई। यहाँ पानी की कमी न थी, वो वादे का पक्का था, अभी नागरिक जीवन के कुसंस्कारों से मुक्त था। कभी कभी उसकी एक दिन की मजूरी देहात की वार्षिक आय से बढ़ जाती थी, लेकिन 3 ही 4 महीने में उसे शहर की हवा लगने लगी। पहले नारियल पीता था, अब एक गुड़गुड़ी लाया। नंगे पांव जूते से वेष्टित हो गए और मोटे अनाज से पाचन क्रिया में विघ्न पड़ने लगा। पहले कभी कभी 30 त्योहार के दिन शराब पी लिया करता था, अब थकान मिटाने के लिए नित्य उसका सेवन होने लगा। स्त्री को आभूषणों की चाट पड़ी और धोबिनें बन ठन कर निकलती हैं। मैं किससे कम हूँ? लड़के खोंचे पर लट्टू हुए, हलवे और मूंगफली की आवाज़ सुनकर अधीर हो जाते। उधर मकान के मालिक ने किराया बढ़ा दिया। भूसा और खाली भी मोतियों के मोल बिकती थीं। लादी के दोनों बैलों का पेट भरने में एक खासी रकम निकल जाती थी। अतएव पहले कई महीनों में जो बचत हो जाती थी वो अब गायब हो गई। कभी कभी खर्च का पलड़ा भारी हो जाता, लेकिन किफ़ायत करने की कोई विधि समझ में न आती थी। निदान स्त्री ने बेचू की नज़र बचाकर ग्राहकों के कपड़े पछाई देने शुरू किए। बेचू को ये बात मालूम हुई तो बिगड़ कर बोला, अगर मैंने फिर ये शिकायत सुनी तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। इसी इल्ज़ाम पर तो मैंने बाप दादे का गांव छोड़ दिया। यहाँ से भी निकलवाना चाहती है क्या? स्त्री ने उत्तर दिया, तुम्ही से तो एक दिन भी दारू के बिना नहीं रहा जाता। मैं क्या पैसे लाकर लुटाती हूँ? जो खर्च लगे वो देते जाओ, मुझे इससे कुछ मिठाई थोड़ी ही मिलती है। पर शनय शनय नैतिक ज्ञान ने आवश्यकता के सामने सिर झुकाना शुरू किया। एक बार उसे कई दिन तक ज्वर आया। स्त्री उसे डोली पर बिठाकर वैद्य जी के यहाँ ले गई। वैद्य जी ने नुस्खा लिख दिया। घर में पैसे न थे। बेचू स्त्री को कातर नेत्रों से देखकर बोला, तो क्या होगा, दवा तो बंधानी ही है। स्त्री, जो कहो वो करूं। बेचू, किसी से उधार न मिलेगा। स्त्री, सबसे तो उधार ले चुकी, मोहल्ले में राह चलना मुश्किल है, अब किससे लूं? अकेले जितना काम हो सकता है करती हूँ, अब छाती फाड़ के मर थोड़ी ही जाऊंगी। कुछ पैसे ऊपर से मिल जाते थे, लेकिन तुमने उसकी मनाही कर दी है, तो अब मेरा क्या बस है। 2 दिन से बैल भूखे खड़े हैं, 2 रुपए हों तो इनका पेट भरें। बेचू, अच्छा, जो तेरे जी में आए कर, किसी तरह काम तो चला। मुझे मालूम हो गया कि शहर में अच्छी नीयत वाले आदमी का निर्वाह नहीं हो सकता। उस दिन से यहाँ भी अन्य धोबियों की नीति का व्यवहार होने लगा। बेचू के पड़ोस में एक वकील के मुहर्रिर मुंशी दाताराम रहा करते थे। बेचू कभी कभी अवकाश के समय उनके पास जा बैठता। पड़ोस की बात थी, धुलाई का कोई हिसाब किताब न था। मुंशी जी बेचू की खातिर करते, अपनी चिलम उतार कर उसकी तरफ बढ़ा देते। कभी घर में कोई अच्छी चीज़ पकती तो बेचू के लड़कों के लिए भिजवा देते। हाँ, इसका विचार रखते थे कि इन सत्कारों का मूल्य धुलाई के पैसों से बढ़ने ना पाए। गर्मियों के दिन थे, बारातों की धूम थी। मुंशी दाताराम को एक बारात में शरीक होना था। गुड़गुड़ी के लिए पेचवान बनवाया, रोगनी चिलम लाए, सलेम शाही जूते खरीदे, अपने वकील साहब के घर से एक कालीन मंगनी लाए, अपने मित्र से सोने की अंगूठी और बटन लिए।
इन सामग्रियों के एकत्रित करने में ज़्यादा कठिनाई न पड़ी, किंतु कपड़े मंगनी लेते हुए शर्म आती थी। बारात के योग्य कपड़े बनवाने की गुंजाइश न थी। तंजेब के कुर्ते, रेशमी अचकन, नैन सुख का चुन्नटदार पायजामा, बनारसी साफा बनवाना आसान न था। खासी रकम लगती थी। रेशमी किनारे की धोतियाँ और काशी सिल्क की चादर खरीदनी भी कठिन समस्या थी। कई दिनों तक बेचारे इसी चिंता में पड़े रहे। अंत में बेचू के सिवाय और कोई इस चिंता का निवारण करने वाला न दिखाई दिया। संध्या समय जब बेचू उनके पास आकर बैठा तो बड़ी नम्रता से बोले, बेचू, एक बारात में जाना था और सब सामान तो मैंने जमा कर लिए हैं, मगर कपड़े बनवाने में झंझट है। रुपयों की तो कोई चिंता नहीं, तुम्हारी दया से हाथ कभी खाली नहीं रहता। पेशा भी ऐसा है कि जो कुछ मिल जाए वो थोड़ा है। एक न एक आंख का अंधा गांठ का पूरा नित्य फंसा ही रहता है। पर जानते हो, आजकल लगन की तेजी है। दर्जियों को सिर उठाने की फुर्सत नहीं। दूनी सिलाई लेते हैं, तिस पर भी महीनों दौड़ाते हैं। अगर तुम्हारे यहाँ मेरे लायक कपड़े हो तो 2-3 दिन के लिए दे दो। किसी तरह सिर से ये बला टले। न्योता दे देने में किसी का क्या खर्च होता है। बहुत किया तो पत्र छपवा लिए। लेकिन लोग ये नहीं सोचते कि बारातियों को कितनी तैयारियां करनी पड़ती हैं, क्या क्या कठिनाइयां पड़ती हैं। अगर बिरादरी में ये रिवाज हो जाता कि जो महाशय निमंत्रण भेजे वही उसके लिए सब सामान भी जुटाएं, तो लोग इतनी बेपरवाही से न्योते न दिया करते। तो बोलो, इतनी मदद करोगे ना? बेचू ने मुरव्वत में पढ़कर कहा, मुंशी जी, आपके लिए किसी बात से इनकार थोड़ी ही है। लेकिन बात यह है कि आजकल लगन की तेजी से सभी ग्राहक अपने अपने कपड़ों की जल्दी मचा रहे हैं। दिन में 2-3 बेर आदमी भेजते हैं। ऐसा ना हो इधर आपको कपड़े दे दूं, उधर कोई जल्दी मचाने लगे। दाताराम, अजी 2-3 दिन के लिए टालना कौन बड़ा काम है? तुम चाहो तो हफ्तों टाल सकते हो। अभी भट्टी नहीं दी, अभी इस्त्री नहीं हुई, घाट बंद है। तुम्हारे पास बहानों की क्या कमी है? पड़ोस में रहकर मेरी खातिर से इतना भी ना करोगे? बेचू, नहीं मुंशी जी, आपके लिए जान हाजिर है। चलिए कपड़े पसंद कर लीजिए तो मैं उन पर और एक बेर इस्त्री करके ठीक कर दूं। यही ना होगा, ग्राहकों की घुड़कियां खानी पड़ेंगी। 2-4 ग्राहक टूट ही जाएंगे तो कौन गम है। मुंशी दाताराम ठाठ से बारात में पहुंचे। वहां उनके बनारसी साफे, रेशमी अचकन और रेशमी चादर ने ऐसा रंग जमाया कि लोग समझने लगे ये कोई बड़े रईस हैं। बेचू भी उनके साथ हो लिया था। मुंशी जी उसकी बड़ी खातिर कर रहे थे। उसे एक बोतल शराब दिला दी। भोजन करने गए तो एक पत्तल उसके वास्ते भी लेते आए। बेचू के बदले उसे चौधरी कहकर पुकारते थे। ये सारा ठाट बाट उसी की बदौलत तो था। आधी रात गुजर चुकी थी। महफिल उठ गई थी। लोग सोने की तैयारियां कर रहे थे। बेचू मुंशी जी की चारपाई के पास एक चादर ओढ़े पड़ा था। मुंशी जी ने कपड़े उतारे और बड़ी सावधानी से अलगनी पर लटका दिए। हुक्का तैयार था। लेटकर पीने लगे कि अकस्मात साजिंदों में से एक अताई आकर सामने खड़ा हो गया और बोला, कहिए हजरत, ये अचकन और साफा आपने कहाँ पाया? मुंशी जी ने उसकी ओर सशंक नेत्रों से देखकर कहा, इसका क्या मतलब? अताई, इसका मतलब ये है कि ये दोनों चीज़ें मेरी हैं। मुंशी जी ने दुस्साहसपूर्ण भाव से कहा, क्या तुम्हारे ख्याल में रेशमी अचकन और साफा तुम्हारे सिवाय और किसी के पास हो ही नहीं सकता? अताई, हो क्यों नहीं सकता? अल्लाह ने जिसे दिया है वो पहनता है। एक से एक पड़े हुए हैं, मैं किस गिनती में हूँ? लेकिन ये दोनों चीज़ें मेरी हैं। अगर ऐसी अचकन शहर में किसी के पास निकल आए तो जो जरीबाना कहिए दूं। मैंने इसकी सिलाई 10 रुपए दिए हैं। ऐसा कोई कारीगर ही शहर में नहीं। ऐसी तराश करता हूं कि हाथ चूम लूं। साफे पर भी मेरा निशान बना हुआ है। लाइए दिखा दूं। मैं आपसे महज इतना पूछना चाहता हूं कि आपने ये चीज़ें कहाँ पाई? मुंशी जी समझ गए कि अब अधिक तर्क वितर्क का स्थान नहीं है। कहीं बात बढ़ जाए तो बेइज्जती हो। कूटनीति से काम न चलेगा। नम्रता से बोले,
भाई, ये ना पूछो, यहाँ इन बातों के कहने का मौका नहीं। हमारी और तुम्हारी इज्जत एक है। बस इतना ही समझ लो कि इसी तरह दुनिया का काम चलता है। अगर ऐसे कपड़े बनवाने बैठता तो इस वक्त सैकड़ों के माथे जाती। यहाँ तो किसी तरह नवेद में शरीक होना था। तुम्हारे कपड़े खराब ना होंगे, इसका जिम्मा मेरा। मैं इनकी एहतियात अपने कपड़ों से भी ज़्यादा करता हूँ। अताई, कपड़े की मुझे फिक्र नहीं। आपकी दुआ से अल्लाह ने बहुत दिया है। रईसों को खुदा सलामत रखे। उनकी बदौलत पांचों उंगलियां घी में हैं। न मैं आपको बदनाम करना चाहता हूँ, आपकी जूतियों का गुलाम हूँ। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता था कि कपड़े ये आपने किससे पाए। मैंने बेचू धोबी को धोने के लिए दिए थे। ऐसा तो नहीं हुआ कि कोई चोर बेचू के घर से उड़ा लाया हो, या किसी धोबी ने बेचू के घर से चुराकर आपको दे दिए हों, क्योंकि बेचू ने अपने हाथ से आपको हरगिज कपड़े न दिए होंगे। वो ऐसा छिछोरापन नहीं करता। मैं खुद उससे इस तरह का मुआमला करना चाहता था, हाथों पर रुपए रख देता था, पर उसने कभी परवाह नहीं की। साहब, रुपए उठाकर फेंक दिए और ऐसी डांट बताई कि मेरे होश उड़ गए। इधर का हाल मैं नहीं जानता, क्योंकि अब मैं उससे कभी ऐसी बातचीत ही नहीं करता। पर मुझे यकीन नहीं आता कि वो इतना बदनीयत हो गया होगा। इसलिए आपसे बार बार पूछता हूँ कि आपने वो कपड़े कहाँ पाए। मुंशी, बेचू की निस्बत तुम्हारा जो ख्याल है वो बिल्कुल ठीक है। वो ऐसा ही बेगरज आदमी है, लेकिन भाई पड़ोस का भी तो कुछ हक होता है। मेरे पड़ोस में रहता है, आठों पहर का साथ है। इधर से भी कुछ न कुछ सलूक होता ही रहता है। मेरी जरूरत देखी, पसीज गया, बस और कोई बात नहीं। अताई ने बेचू की निष्प्रहता के विषय में बड़ी अतिशयोक्ति से काम लिया था। न उसने बेचू के हाथ पर रुपए रखे थे और न बेचू ने कभी उसे डांट बताई थी। पर इस अतिशयोक्ति का प्रभाव बेचू पर उससे कहीं ज्यादा पड़ा, जितना केवल बात को यथार्थ कह देने से पड़ सकता था। बेचू नींद में न सोया था। अताई की एक एक बात उसने सुनी थी। उसे ऐसा जान पड़ता था कि मेरी आत्मा किसी गहरी नींद से जाग रही है। दुनिया मुझे कितना ईमानदार, कितना सच्चा, कितना निष्कपट समझती है, और मैं कितना बेईमान, कितना दगाबाज हूँ। इसी झूठे इल्जाम पर मैंने वो गांव छोड़ा जहाँ बाप दादों से रहता आया था, लेकिन यहाँ आकर दारू शराब, घी चीनी के पीछे तबाह हो गया। बेचू यहाँ से लौटा तो दूसरा ही मनुष्य हो गया था, या यूं कहिए कि वो फिर अपनी खोई हुई आत्मा को पा गया था। 6 महीने बीत गए। संध्या का समय था। बेचू के लड़के मलखान के ब्याह की बातचीत करने के लिए मेहमान लोग आए हुए थे। बेचू स्त्री से कुछ सलाह करने के लिए घर में आया तो वो बोली, दारू कहाँ से आएगी, तुम्हारे पास कुछ है? बेचू, मेरे पास जो कुछ था वो तुम्हें पहले ही नहीं दे दिया था? स्त्री, उससे तो मैं चावल, दाल, घी ये सब सामान लाई। 7 आदमियों का खाना बनाया है, सब उठ गए। बेचू, तो फिर मैं क्या करूं? स्त्री, बिना दारू लिए वो लोग भला खाने उठेंगे? कितनी नामूसी होगी। बेचू स्त्री से कुछ सलाह करने के लिए घर में आया तो वो बोली, दारू कहाँ से आएगी, तुम्हारे पास कुछ है? बेचू, मेरे पास जो कुछ था वो तुम्हें पहले ही नहीं दे दिया था? स्त्री, उससे तो मैं चावल, दाल, घी ये सब सामान लाई। 7 आदमियों का खाना बनाया है, सब उठ गए। बेचू, तो फिर मैं क्या करूं? स्त्री, बिना दारू लिए वो लोग भला खाने उठेंगे? कितनी नामूसी होगी। स्त्री, वो दुशाला धुलने के लिए नहीं आया है। न हो किसी बनिए के यहाँ गिरवी रखकर 4-5 रुपए ले आओ, 2-3 दिन में छुड़ा लेना। किसी तरह मर्जाद तो निभानी चाहिए। सब कहेंगे नाम बड़े दर्शन थोड़े, दारू तक न दे सका। बेचू, कैसी बात करती है, वो दुशाला मेरा है। स्त्री, किसी का हो, इस बखत काम निकाल लो, कौन किसी से कहने जाता है। बेचू, ना, ये मुझसे ना होगा, चाहे दारू मिले या ना मिले। बेचू यह कहकर बाहर चला आया। दोबारा भीतर गया तो देखा स्त्री जमीन से खोदकर कुछ निकाल रही है। उसे देखते ही गड्ढे को आंचल से छिपा लिया। बेचू मुस्कुराता हुआ बाहर चला आया।